हेलो स्टूडेंट, केवीसी नैनो पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आर कृष्णा। केवीसी नैनो सीरीज के जनरल साइंस के बुक में चैप्टर 4 ग्रेविटेशन पे आज हमारी इस पे बात होगी। ग्रेविटेशन पे एनालिसिस करेंगे। ग्रेविटेशन के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 3 चैप्टर पे बात करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्री फॉल। इस पे मुख्य आज मेरी बात होगी। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, आप जानते हैं कि यह प्रकृति का नियम है, नेचुरल लॉ ऑफ द नेचर। कबीर का दोहा पढ़े ही हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। पूरी सृष्टि जो है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ हैं, मून है, सन है, जुपिटर है, मार्स है, सब एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा ही बंधे हुए हैं और यह सृष्टि की संरचना ही जो है वह आकर्षण पे आधारित है। ग्रेविटेशनल में हम जब बात करेंगे तो ग्रेविटेशन आप जानते हैं कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is directly proportional to their mass and inversely proportional to the square root of their distance between them। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। दोनों के बीच में फोर्स F लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। दोनों के बीच में फोर्स F लग रहा है। तो ग्रेविटेशन के अनुसार F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम कोरिलेट करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1/m2/r²। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट लेते हैं जो कैपिटल G होता है, कैपिटल G, उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट करेंगे तो F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। अब आपसे कई बार पूछा गया है कि कैपिटल G का यूनिट क्या होगा। कैपिटल G का यूनिट क्या होगा, यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है उसका मात्रक क्या होगा। कैपिटल G जो है ये जब हम लेंगे तो F इंटू r²/m1 इंटू m2, दैट इज F इंटू r²/m1 इंटू m2। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस जो होगा उसका यूनिट मीटर है, r² है तो मीटर स्क्वायर, और मास का जो होगा kg होगा। अब ये आप काफ़ी दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। अब यदि इस यूनिट को और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले एग्जामों में इस यूनिट को, चूंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, हेनरी कैवेंडिश ने इसे कैलकुलेट किया था। तो अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब इस यूनिट को यदि हम सिंप्लीफाई करना चाहें, जैसे न्यूटन है इंटू मीटर स्क्वायर है अपॉन kg² है, kg इंटू kg। अब न्यूटन को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। मास का हम ले लेंगे kg, एक्सीलरेशन का ले लेंगे मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसका ले लेंगे मीटर स्क्वायर अपॉन kg²।
ये स्क्वायर इस केजी से कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरा यूनिट जो हम लिख सकते हैं वह होगा मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर इंटू केजी। मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर इंटू केजी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर इंटू केजी। ये जनरली नहीं है कहीं, ये आपसे उम्मीद है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूटन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब ये जो है इन्वर्सल लॉ जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्वर्सन जो है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। वह जो है यह इसका वैल्यू जो होगा वह कांस्टेंट होगा। अब आइए यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है इस पे हम बात करते हैं। इसका वैल्यू होगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको हम लिख भी सकते हैं कि मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर अपॉन केजी, जो डिराइव किया हमने। अब यह इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक भी कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। यह जो है its value remains same under all condition and doesn't depend on any physical or chemical change। यह जो है हर स्थिति में कांस्टेंट होगा और फिजिकल और केमिकल चेंज पे निर्भर नहीं करेगा। दूसरा है कि F इजकल टू एफ आर जी एम एम आर स्क्वायर है। यदि हम दोनों के बीच के डिस्टेंस को, दो ऑब्जेक्ट जो हैं उसके डिस्टेंस को 1/r इजकल टू r इजकल टू 1/, हम 2 कर देते हैं इस इक्वेशन में। इसका मतलब है कि फोर्स जो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है वह फोर्स 4th टाइम हो जाएगा। चूंकि r स्क्वायर है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इजकल टू 1/4। 1/4, ये 4 यहाँ चला जाएगा तो 4 इंटू एफ हो जाएगा ये। इट मीन्स कि यदि हम दोनों के बीच में डिस्टेंस को हाफ करेंगे तब वह फोर्स जो है वह 4 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से यदि डिस्टेंस हम डबल कर दें, दोनों के बीच की दूरी को 2 गुनी बढ़ा दें, तो जो फोर्स है वह फोर्स जो है 1/4 हो जाएगा। If the distance between two, as the gravitational force is proportional to product of the masses of two objects, hence if mass of one object is double then gravitational force is also double। मतलब कि यदि मास m1 इंटू m2 है, यदि इसको डबल कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है mn m2m ये भी डबल हो जाएगा। If the mass of the both object is double, then the gravitational force become 4 times। यदि दोनों के बीच दोनों ऑब्जेक्ट के मास को हम डबल कर दें तो F जो है 2m इंटू 2m, दैट इज इट बिकम्स 4m। द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो ये है, यह वीक फोर्स है और बिकॉज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान जो है वह अत्यंत ही कम है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका मान कम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब कि न्यूटन्स के लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, हम न्यूटन के लॉ को पढ़ते क्यों हैं। अब आइए इसमें जो है द मोस्ट, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसका कारण न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सोलर सिस्टम इज ड्यू टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड है फॉर होल्डिंग द एटमोसफियर, जो हमारे चारों तरफ वातावरण है, वायुमंडल है, वह जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। नेक्स्ट जो है
फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, नदियों में जो जल का प्रवाह है, जो नदी में जल प्रवाही होती रहती है और विरल प्रवाहित होती है, वह जो जल प्रवाहित हो रही है उसका कारण भी गुरुत्व का आकर्षण का बल है, गुरुत्वाकर्षण का बल है। जो प्लैनेट्स हैं जैसे मून जो है अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, या अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, या और जो प्लैनेट हैं मार्स हैं, जुपिटर है, वेनस हैं, ये सन के चारों तरफ जो है सोलर सिस्टम में मूव कर रहे हैं, वह सब का कारण ही जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब है कि वाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, कि कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण के बल को हम, गुरुत्वाकर्षण के स्थिरांक को हम यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या कहते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि यह वस्तु के नेचर, चूँकि जी में हम देख रहे हैं F इंटू एम स्क्वायर है, यह वस्तु के नेचर, साइज एंड मास ऑफ द इंटरेक्टिंग बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है कि वस्तु का साइज क्या है इंटरेक्टिंग बॉडी के। दूसरा है the time at which the force is considered, the value of g is the same whether the interacting body are big or small, whether the measurement are made on the earth and other planet, कि यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान, जी का मान कांस्टेंट इसलिए है कि यह छोटी वस्तु है या बड़ी वस्तु है, इसे हम अर्थ पे कैलकुलेट कर रहे हैं या दूसरे प्लानेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर पता नहीं होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक। ना तो ये द्रव्यमान पे निर्भर करता है, ना तो इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है, ना तो यह निर्भर करता है कि कहाँ हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ग्रेविटी, ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब है ग्रेविटी, ग्रेविटी जिसको आप गुरुत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और गुरुत्व दोनों एक ही है, यदि उस दृष्टि से देखा जाए, सरसरी तौर पे देखा जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और गुरुत्व दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब इसमें अंतर जो एक सिल्वर लाइनिंग जो डिफरेंस है वह देख लीजिए कि जब सन और अर्थ के बीच में, जब दो प्लैनेट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, मतलब कि आकर्षण का बल यदि दो ग्रहों के बीच में होगा या दो आकाशीय पिंडों के बीच में होगा तो उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज गुरुत्वाकर्षण का बल। जब दो होगा, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो आकर्षण का बल लग रहा है वह गुरुत्वाकर्षण का बल होगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो आकर्षण का बल लग रहा है वह गुरुत्वाकर्षण का बल होगा। लेकिन यदि किसी प्लैनेट और उस पे जो अवस्थित वस्तु हैं, जैसे अर्थ हैं और अर्थ पे यदि कोई अवस्थित वस्तु हैं, उन दोनों के बीच में भी आकर्षण का बल होगा, उन दोनों के बीच में भी आकर्षण का बल लगेगा, तो वह जो आकर्षण का बल होगा, उसके पृथ्वी हो, मंगल हो या चंद्रमा हो, किसी भी ग्रह और उस पे अवस्थित वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण का बल होगा उसे हम कहते हैं गुरुत्व का बल। जैसे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉमनली टर्म्ड एज ग्रेविटी, गुरुत्व। ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the earth on the object situated on its surface or near it, कि मतलब जो उस पृथ्वी की सतह पे है या उसके नज़दीक है, दोनों के बीच में जो आकर्षण का बल लग रहा है उसे हम गुरुत्व का बल कहते हैं। अब आप देखेंगे कि गुरुत्व के बल के लिए हम कि अर्थ है, अर्थ का मास m है, अर्थ का रेडियस जो है r है, अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है दैट इज m, तो फोर्स जो होगा दोनों के बीच में जो आकर्षण का फोर्स होगा वह होगा F, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज F mm अपॉन r स्क्वायर। और इस बल का जो डायरेक्शन होगा, इस बल का जो डायरेक्शन होगा कि किस दिशा में यह बल काम करेगा, तो वह पृथ्वी के दिशा में काम करेगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। When the object attracts a given object with a force F, the given object also डायरेक्शन होगा कि किस दिशा में यह बल काम करेगा, तो वह पृथ्वी के दिशा में काम करेगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। When the object attracts a given object with a force F,
द गिवन ऑब्जेक्ट ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड इटसेल्फ विद एन इक्वल फोर्स, कि जब पृथ्वी किसी पे आकर्षण का गुरुत्व का बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण का बल लगाती है, तो वह वस्तु भी उस पे उतना ही गुरुत्वाकर्षण का बल लगाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यदि आप पृथ्वी जितने गुरुत्वाकर्षण बल से एक व्यक्ति को खींचता है अपनी ओर, उसी तरह से वह व्यक्ति भी उस पृथ्वी पे गुरुत्व का बल लगाता है। मतलब एक छोटे पत्थर और एक पृथ्वी के बीच में लगता है, लेकिन चूँकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, उसका द्रव्यमान बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसकी तुलना में वस्तु के द्वारा जो लगाया गया गुरुत्व का बल है वह नगण्य होता है। इसलिए हम पृथ्वी की ओर खींचे हुए चले आते हैं, पृथ्वी हमारी तरफ नहीं आती है। मतलब सीधा कहने का मतलब है कि when the earth attracts a given object with a force F, the given object also attract the earth towards it with equal force F। मतलब दोनों इक्वल फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो दोनों के बीच में आकर्षण का बल होगा वह वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट बिटवीन देम, दैट इज ग्रेविटी पे बात कर रहे हैं। ग्रेविटी जो होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डेट इज एफ इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस केस में हम जानते हैं, पहले ही डिराइव किए हैं कि ये जो है m जो है अर्थ का मास है, ऑब्जेक्ट जो उस पर अवस्थित है उसका मास स्मॉल m है और दोनों के बीच की दूरी 1 है। तो इक्वेशन फर्स्ट में फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने यूनिवर्सल कांस्टेंट ले लिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जहाँ एफ क्या है फोर्स है, कैपिटल एम क्या है मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल एम है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकेंड में F इज इक्वल टू एम इंटू ए, एक्सीलरेशन मास इंटू एक्सीलरेशन लेते हैं। चूँकि यहाँ हम ग्रेविटी ले रहे हैं तो वर्टिकल ले रहे हैं, इसलिए यहाँ हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m इंटू जी लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से कोरिलेट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से कोरिलेट करेंगे तो F इज इक्वल टू होगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वह ऑब्जेक्ट के मास पे निर्भर नहीं करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट भारी हो या हल्का हो, खाली हो या ठोस हो, हॉलो हो या सॉलिड स्फीयर हो, वह उसके मास पे निर्भर नहीं करेगा। क्योंकि इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब आपके बहुत सारे बच्चों के मन में यह अक्सर प्रश्न होता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है। देखिए, ग्रेविटी जो है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है ये क्या होता है, हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। इट मीन्स कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन एक्सीलरेशन डेवलप्ड। मतलब जब हम किसी वस्तु पे असंतुलित बल लगाएंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। अब पृथ्वी यदि किसी वस्तु पे आकर्षण का बल लगा रही है, पृथ्वी यदि किसी वस्तु पे आकर्षण का बल लगा रही है तो उस बल के कारण उस वस्तु में जो है वह गुरुत्व डेवलप करेगा, एक्सीलरेशन त्वरण डेवलप करेगा। और चूंकि गुरुत्व के कारण उस वस्तु में एक्सीलरेशन डेवलप किया है, इसलिए हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण के मतलब कि पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण का बल किसी वस्तु में लगाया जाता है और उस वस्तु में जब त्वरण उत्पन्न होता है तो उस त्वरण को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज गुरुत्वीय त्वरण, और वह जी होता है। यह जी जो होता है कि यह डिपेंड नहीं करेगा मास पे, रेडियस पे ऑफ द वर्ड, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी, क्योंकि यहाँ मास नहीं है।
यहाँ मास नहीं है, ये एम कैंसिल हो जाएगा, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब जो जी का वैल्यू है वह वेरी करता है। जनरली हम लोग अर्थ पे उसे लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं कि g इज इक्वल टू जो है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब कि जहां रेडियस ज्यादा होगा, जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां जी का वैल्यू कम होगा, और जहां रेडियस ज्यादा होगा, इसका मतलब कि इक्वेटर पे रेडियस का वैल्यू ज़्यादा होता है तो वहाँ जी का वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जहाँ हम जानते हैं कि इक्वेटर पे जो है रेडियस ज़्यादा है तो इक्वेटर पे जो है 9.78 मीटर पर सेकेंड होगा, और पोल पे जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है और बीपीएससी में भी पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ जी, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे निर्भर करेगा। अब इसमें यह है कि जो भी वस्तु, चूंकि इसमें मास नहीं है, लाइट हो या हैवियर हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें जो होंगे वह सेम होंगे, उस पर सेम फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन त्वरण लगेगा। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण जो है उस पर समान मात्रा में लगेगा। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये चेंज करता रहता है, पोल पे मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे मैक्सिमम होगा। जय एल्टीट्यूड के साथ ही, ये तो हम देखे हैं कि लॉन्गिट्यूड पे एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान ज़्यादा होगा। अर्थ के सरफेस पे जो है वह मैक्सिमम होता है, अर्थ के ऊपर जब हम जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कम होता चला जाता है। उसी तरह से अर्थ के जब हम नीचे आएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान जो है वह कम होता चला जाता है। मतलब कि जो गुरुत्व त्वरण का मान है वह पृथ्वी की सतह पे सबसे ज़्यादा होगा, पृथ्वी के ऊपर जाने पे कम होगा, और पृथ्वी के नीचे आने पे, पृथ्वी की सतह से नीचे आने पे कम होगा। इसे एज्यूम किया जाता है या ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का मान 0 होता है। जनरली जो है जी को जो हम सी लेवल पे, समुद्र तल पे या 45 डिग्री लैटिट्यूड पे लेते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे आप इसे लर्न कर लेंगे कि 2650 किलोमीटर के हाइट पे, पृथ्वी की सतह से 2650 किलोमीटर की ऊंचाई पे जी का मान जो है वह हाफ हो जाता है। मून पे जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कम हो जाता है, क्योंकि मून का रेडियस जो है अर्थ से बहुत कम है। उसी तरह से है कि अर्थ और मून जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ जो है एक व्यक्ति पे जो लगाता है, ये फैक्ट है, वह है 586.2 न्यूटन। मतलब अर्थ अप्लाई करता है 586.2 न्यूटन ऑन ए मैन एंड ऑन द अर्थ बाय द माइंड। मतलब हम जो हैं 586.2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं अर्थ पे, और अर्थ भी मेरे ऊपर जो है 586.2 न्यूटन का फोर्स लगाता है। नेक्स्ट जो है कि अर्थ और मून के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो आकर्षण का बल है वह है 2 × 10⁻20 न्यूटन। उसी तरह से जो है कि अर्थ और सन जो है वह एक दूसरे को जो अटैक करता है वह 3.56 × 10⁻22 न्यूटन के बल के बराबर काम करता है। मतलब कि पृथ्वी और सूरज के बीच में जो आकर्षण का बल है, जो पृथ्वी और सूरज के बीच में लगने का जो आकर्षण का बल है वह 180 टाइम्स ज़्यादा होता है पृथ्वी और
चंद्रमा के बीच में लगने वाले आकर्षण का बल का मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन इज 180 टाइम्स मोर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द मून। नेक्स्ट है कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, सो the gravitational force acting between a small and a big body will produce more acceleration in the smaller body। ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया है कि दो बॉडी हैं, एक बिग है और स्मॉल है, और सेम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगा? तो जो स्मॉलर बॉडी होगा, जो छोटा होगा, जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा, उसमें मोर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेवलप करेगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन है कि इट इज द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, मतलब पृथ्वी जिस आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेवलप होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में है इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेज of 1 kg is separated by a distance of 1 meter। यह है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट इज ए स्मॉल जी जो है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए स्मॉल जी जो है वह डिपेंड करेगा डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट होगा, लेकिन जी जो है यह यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हर जगह एक समान होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे जी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का मान जो है जीरो भी हो सकता है, जैसे अर्थ के सेंटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान जो है वह जीरो है, लेकिन वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस थे। अब है सेंटर ऑफ मास। अब है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का होता है कि जिस बिंदु पे किसी वस्तु का सारा भार कार्य करेगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब हो गया कि वह बिंदु जिस बिंदु पे वस्तु का सारा भार कार्यशील होगा उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में जो है अब इसमें है कि बहुत सारे वस्तुओं का जो है दिया हुआ है कि किसका कहाँ सेंटर ऑफ मास है, जैसे सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ द रिंग में होगा, यूनिफॉर्म रॉड है तो मिडिल में होगा, सेंटर ऑफ द रॉड में होगा, क्यूबिकल ब्लॉक है तो क्यूबिकल ब्लॉक के जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे उस डायगोनल उसमें होंगे, हॉलो सिलेंडर जो हैं जो खाली सिलेंडर होगा हॉलो सिलेंडर उसमें जो है मिडिल पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर होगा, कोन में जो होगा 3.4 हाइट से जो ऊपर होगा कोन में उस पे होगा। तो ये दिए हुए हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ, जैसे हम लोग का सेंटर ऑफ मास जो है न्यूक्लियस होता है, ये होता है कि सेंटर ऑफ मास जितना लो होगा उतना बॉडी स्टेबल होता है, उतना वह ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है। अर्थ के सेंटर से सेंटर ऑफ मास जितना ऊपर होगा वह बॉडी उतना अनस्टेबल होता है। जैसे डबल डेकर बस में आप देखेंगे कि कहा जाता है कि अपर फ्लोर पे जो पैसेंजर हैं उनसे कहा जाता है कि आप स्टैंड बाय पोजीशन में नहीं रहें, खड़े नहीं रखें, या सामान जो है आप दोहरी मंजिल वाली बसों के ऊपर में नहीं रखें। आप देखेंगे कि राइस हस्क या पुआल जिसे आप कहते हैं उससे भरे हुए ट्रक जो हैं जल्दी पलटी ले लेते हैं क्योंकि उनका सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऊपर चला जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे रहेगा वह बॉडी उतना स्टेबल होता है। अब सेंटर ऑफ मास में है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। चूंकि सेंटर ऑफ मास जो है वह डिपेंड करेगा शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मास, मास का जो द्रव्यमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करेगा। यह जो है विद इन भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन
The center of mass of a body changes its position in translatory motion but not in rotatory motion. मतलब कि translatory motion में है तो center of mass body का change हो सकता है, rotatory motion में है तो center of mass जो body का होता है वह fix रहता है। जो रेगुलर शेप के होंगे उसका जो डेंसिटी होगा वह यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा, जो रेगुलर शेप में होंगे उस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होगा वह यूनिफॉर्म होगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई एज द डोमिनिकल सेंटर ऑफ द बॉडी। अब किसी ऑब्जेक्ट का जो लिफ्ट में उसका जो वेट होगा उस पे हम चर्चा करेंगे। अब एक बॉडी है जिसका मास m है, वह लिफ्ट वाले मशीन में खड़ा है, उसका एक्चुअल वेट जो होगा W इज इक्वल टू mg, और जो उस ये ऑब्जेक्ट है ये इसका फोर्स नीचे लगेगा और रिएक्शन का फोर्स ऊपर लगेगा, दैट इज F। तो F इज इक्वल टू mg और F इज इक्वल टू R माइनस ma। ठीक है। अब लिफ्ट में जब ऑब्जेक्ट होंगे तो चार सिचुएशन होंगे लिफ्ट में। पहला सिचुएशन होगा कि कोई लिफ्ट जो है वह यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है उसका एक्सीलरेशन, या स्टैटिक पोजीशन में है। तो दोनों है, यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो मास पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पहला सिचुएशन। दूसरा है कि यदि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से वह ऊपर चल रहा है, तो जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा तो उसका वेट जो है वह हो जाएगा g प्लस a। वेट इज इक्वल टू g प्लस a, मतलब कि वह उसका जो वेट होगा वह इंक्रीज कर जाएगा। उसी तरह से कि जब लिफ्ट एक्सिलरेट होके, थर्ड कंडीशन में जब लिफ्ट एक्सिलरेट होके नीचे की ओर आएगा तो ये हो जाएगा g माइनस ए, एफ इज इक्वल टू जी माइनस ए, मतलब उसका बॉडी का जो वेट होगा वह लूज करेगा। तीन कंडीशन हो गया। और चौथा कंडीशन है कि यदि लिफ्ट की तार, लिफ्ट का केबल ब्रेक कर जाए, मतलब लिफ्ट का केबल, तो लिफ्ट जब है उस सिचुएशन में वह फ्री फॉल हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस स्थिति में a इज इक्वल टू जी के इक्वल हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। तो उस स्थिति में वही ड्यू टू एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, फ्री फॉल के कारण फॉल करेगा, तो a इज इक्वल टू जी हो जाएगा, दैट इज g माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब उसमें हम वेट नहीं ले सकते हैं, जिसको आप कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान मालिक। मतलब लिफ्ट में चार सिचुएशन होगा। यदि लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेट होके जा रही है तो उसका वेट बढ़ेगा, यदि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में नीचे आ रहा है तो उसका वेट घटेगा, यदि लिफ्ट का केबल ब्रेक कर गया तो वह वेटलेस फील करेगा, उसका वेट मेजर नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पे आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है।